हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको लेवल 1 के लिए बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। 60 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों से शुरू करेंगे कि निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। तो अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि दोस्तों विद्यार्थियों को सीख के गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अधिगम अक्षमताएं कौन सी होती हैं। तो अधिगम अक्षमताएं होती हैं जो सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। तो इनमें से संकेत नहीं है दोस्तों दूसरों के साथ लड़ना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावी और सफल बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बढ़ावा दिया गया था दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी द्वारा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला कक्षा कक्ष में शिक्षण व शिक्षार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो इसमें संप्रेषण जो है दोस्तों वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों, उद्देश्य केंद्रित। ठीक है, अगला आनुवंशिकता का खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को जो है दोस्तों वो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यह आवश्यक है दोस्तों कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है।
तो ये गतिविधि बनाती है दोस्तों संवाद। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है। तो ये आधारित होती है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों विद्यालय का वातावरण। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये बनाती है दोस्तों संवाद। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला एक शिक्षक को कक्षा में कार्य किस भूमिका में करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षक को कक्षा में कार्य जो है वो प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन से हैं। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, लड़का या लड़की दोनों का पूछ लिया जाता है। तो इसमें लड़के का पूछा गया है। तो लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों एक्स वाई, और अगर लड़की का पूछ ले तो वो होते हैं दोस्तों एक्स एक्स। दोनों याद रखिएगा कौन से का पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ये हो सकती है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चा जो है संतुष्ट अनुभव करे, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, और बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहरा जाए। तो अधिगम जो है प्रभावशाली होगा। तो ऑप्शन डी बच्चा उपयुक्त सभी कार्य करे। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ये करता है दोस्तों संरक्षण कक्षा और समावेशन। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला समीप से दूर यानी प्रोक्सीमोडिस्टल का अर्थ क्या है। समीप से दूर का अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसमें अर्थ है केंद्र से परिधि तक। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। केंद्र से परिधि तक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है,
अगला, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का मतलब होता है दोस्तों, नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर के नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। जब तक बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह कुछ भी सीख पाने में जो है दोस्तों सामर्थ्य नहीं रखेगा। तो जिज्ञासा ही दोस्तों सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। अगला देखिए कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो इनाम दिया है दोस्तों स्कीमा। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, एक निष्कर्ष की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण में किस वर्ग में आएगा? तो यह आएगा दोस्तों ऊर्जा में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो इसमें सबसे प्रभावी पद्धति जो है दोस्तों वो है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो ये नहीं माने गए हैं दोस्तों कि शिक्षक को खुद का व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, अभिप्रेरणा वर्णित होती है किसके द्वारा? तो अभिप्रेरणा जो है दोस्तों वो याद रखिए भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, अधिगम निरोगताओं वाले बच्चों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो एक कमी पाई जाती है दोस्तों संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में स्वयं समय एवं दिशा की कम समझ होती है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बुद्धि को मापने में। ऑप्शन सी। भाटिया बैटरी बुद्धि मापन इसको नाम दिया गया था दोस्तों। भाटिया जो हमारे भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा बुद्धि। अगला, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है?
तो ये उपयोगी है दोस्तों मंदिर श्रवण बालकों के लिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? तो ये है दोस्तों सीखने का गति क्षेत्र से। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला शिक्षक और अभिभावकों के लिए की भूमिका इन संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालक को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूर्ण अवसर देने का माहौल बनाने में है जिसमें वो रुचि लेता है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है। ये किसके शब्द हैं? तो ये शब्द हैं दोस्तों मारिया मोंटेसरी के। ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो हमारी की होगी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अगला कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां कैसी होती हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, देखिए। तो ये होती हैं बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, ये जो संदर्भित अधिगम परिवेश का प्रदान कर सकती हैं, और सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। ए बी डी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, सी को छोड़कर तीनों ही सही होंगे। अगला कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो हम पाएंगे दोस्तों समाचार पत्र को। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और स्तर में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? तो इन फोल्डरों को दोस्तों कहा जा सकता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है दोस्तों काली सिंध पर। ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? केवल अमूर्त से अमूर्त को छोड़कर दोस्तों। ऑप्शन डी। ठीक है, तो केवल डी कहाँ पर है? यह है दोस्तों ऑप्शन बी में। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन बी दोस्तों, अमूर्त से अमूर्त को छोड़कर। अगला देखते हैं
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इनिशिएटिव 2005 में कक्षा 1 से और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण होगा दोस्तों संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है। अगला, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो सर्वोत्तम विधि होगी दोस्तों ऑप्शन बी, कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना देने बारे। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित किससे होता है? फ्लाई ऐश दोस्तों याद रखिए ये होता है थर्मल पावर परियोजना से। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों अहमदाबाद में, ऑप्शन सी। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में, याद रखिए। अगला, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। इसकी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यह सत्य कथन है दोस्तों, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। यह सत्य कथन है। यह बदलता रहता है दोस्तों, ये स्थिर नहीं रहता है। अगला, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है दोस्तों वो है, याद रखिए, यूएनईपी, जिसे क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1972 में की गई थी, याद रखिए। ठीक है। अगला, प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जहरीला पदार्थ जो है दोस्तों वो है डायोक्सिन, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, निम्न में से राज्य की वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो यह है दोस्तों बीसलपुर, ऑप्शन डी। टोंक जिले में स्थित है दोस्तों ये बीसलपुर गांव, ये भी याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है?
तो ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है। सवाल क्या होते हैं दोस्तों? तो सवाल जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं उत्पादक। ऑप्शन ए। अगला निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन कौन कौन से देखिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि क्या पड़ेगा दिखाई? आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी ताल के ताप से कहीं अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या ठीक मिलेगा इसमें देखिए कि अंतरिक्ष आकाश स्याह काला है, बिल्कुल ठीक होगा दोस्तों ये भी, और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन पहला दूसरा कहाँ पर है? ये है दोस्तों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो कथन है वो गलत है, पहले दो ठीक है। ठीक है, अगला निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों स्लाइकेन को। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है दोस्तों कि माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला निम्न में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है दोस्तों ऑप्शन डी को, कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना एवं बुद्धिशीलता संबंधी कार्य। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक क्या है? पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक क्या है दोस्तों बताइए। तो ये होगा ऑप्शन बी, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं? तो ये सीख सकते हैं दोस्तों प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला पर्यावरण अध्ययन से क्या पता चलता है? पर्यावरण अध्ययन से हमें पता चलता है कि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू क्या हैं?
तो पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण, ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों वन महोत्सव, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों, याद रखिए 5.6 से कम, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए 22 मई को, ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा। ठीक है। और अंतिम देखिए दोस्तों क्या है कि मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल जो है दोस्तों वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये है दोस्तों, याद रखिए नेपाल का, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अपने जो मार्क्स हैं दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपके 60 में से कितने जवाब सही मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।